बड़ी प्यारी एमसीक्यूज है। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, ऑप्शन ए है लेंथ ऑफ कंडक्टर, द लॉन्गर द कंडक्टर द ग्रेटर द वुड बी शुड बी रेजिस्टेंस। बिल्कुल जी, जितना ज़्यादा आप लेंथ कंडक्टर की बढ़ाते हैं, लॉन्गर करते हैं कंडक्टर को, उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर थिकर वायर हैव लेस रेजिस्टेंस। जी हाँ, एरिया ज़्यादा हो जाता है तो रेजिस्टेंस क्या होती है, कम हो जाती है। तो मेरे भाई ऑप्शन डी में इन्होंने ऑल ऑफ देम दिया है। देखो एक बात सुनो, थोड़ी बड़ी अच्छी ट्रिक बताओ। अगर सी वाली बात आपको नहीं भी पता, डी में ऑल ऑफ देम है और कोई वो ए एंड बी का ऑप्शन नहीं है, तो लाजिम बात है सी भी ट्रू होगा, ये होगा। जैसे कि क्या कह रहे हैं, मटेरियल ऑफ विच द कंडक्टर इज मेड अंडर द सेम कंडीशंस, वायर ऑफ डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ऑफकोर्स ये बात भी ट्रू होती है, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ देम। बड़ा अच्छा सवाल है। इफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज आर नॉट एंड एट हायर टेम्परेचर इज T डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज़ RT। यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसकी रेजिस्टेंस आर नॉट है और T डिग्री सेंटीग्रेड पे उसकी रेजिस्टेंस RT है, तो चेंज इन रेजिस्टेंस इज RT माइनस आर नॉट इक्वल टू डेल आर। चलो भाई, ये बात भी समझ में आ गई। आगे क्या कह रहे हैं, फॉर अ चेंज इन टेम्परेचर T नॉट माइनस 0 डिग्री इज इक्वल टू डेल T। चले जी, देन द कांस्टेंट अल्फा नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और ऑफ रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू, ऑप्शन ए है RT माइनस आर नॉट डेल T, और यही करेक्ट आंसर है बच्चों। फिर ऑप्शन बी में दिया था RT प्लस आर नॉट माइनस डेल T। देखो इसमें न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, RT और आर नॉट की वो वैल्यू दे देंगे रेजिस्टेंस की, डेल T की वैल्यू दे करके अल्फा निकालने को आ जाएगा। वैसे यूजुअली तो इसमें ज़्यादातर ये होता है इस टाइप के न्यूमेरिकल में कि अल्फा की वैल्यू दी गई होती है और उसकी मदद से हमें डेल T निकालना होता है। तो ये ऑप्शन थे सी और डी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है भाई, ये। बड़ी धुआंधार एमसीक्यूज, इंडिकेट द ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट आखिर कौन सी है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ मोस्ट मेटल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज एटम्स सिटिंग ऑन देयर साइड्स इन मेटल स्टार्ट वाइब्रेटिंग मोर violently about their mean position due to increase in temperature। सो भाई बिल्कुल बात सही है, 100% सही है। स्टेटमेंट ए करेक्ट हो गई। अब कुछ बच्चे ए को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन मेरे भाई ई में लिखा है ऑल ऑफ दिस। अच्छा, ऐसे ऑप्शन हो के बोथ ए एंड बी ऑल ऑफ दिस वगैरह, तो ऐसा मत कर। अगर ऑल ऑफ दिस या बोथ ए एंड बी वाला कोई स्टेटमेंट नहीं है और आपको लग रहा है पहली स्टेटमेंट ट्रू है, तो भाई आप आगे बढ़ सकते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट कहला रही है, दिस इंक्रीज हैज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ collision of free electron with them, okay जी, which ultimately affects the drift velocity of free electrons for a given applied voltage। drift velocity मैं आगे समझाऊंगा, बहुत डिटेल में होती क्या है। तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी है उसको ऐसे कहते हैं drift velocity। तो मेरे भाई ये स्टेटमेंट भी सही है। अब देखो, एक स्टेटमेंट सी भी है, एक स्टेटमेंट डी भी है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट में स्मार्ट वर्क चाहिए होता है हार्ड वर्क से ज़्यादा। मैं होऊंगा पेपर में सी और डी पढ़ूंगा भी नहीं, क्योंकि अगर ए करेक्ट है, बी करेक्ट है और बोथ ए एंड बी का ऑप्शन नहीं है, ऑल ऑफ दीज का, तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। सी और डी की तरफ मैं देखूंगा तक नहीं, ठीक है, और ऑल ऑफ देम पे करेक्ट मार्क्स। वैसे आप पढ़ लेते हैं सी, क्योंकि मैं तो आपको तैयारी करा रहा हूँ। विद राइजिंग टेम्परेचर डिक्रीज इन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज attributed to decrease in electric current or in increase in electrical resistance for given applied voltage। अब देखो, ये इतनी जब लंबी स्टेटमेंट की एमसीक्यूज आती है मेरी, तो मेरे भाई पहले इसको आप क्या करा करो, एक जगह लिख लिया करो इसको, और फिर समझो उसमें ना कॉपी पेपर लिख लो, सीधी साधी बात है। इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विथ विच, एक ये भेजी थी मैंने, अल्टीमेटली इफेक्ट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर अ गिवन वोल्टेज। और अब बता रहे हैं विद राइजिंग टेम्परेचर द डिक्रीज इन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एट्रीब्यूट टू डिक्रीज इन द इलेक्ट्रिकल करंट और द इंक्रीज इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस फॉर गिवन अप्लाइड वोल्टेज। बिल्कुल सही है।
और डी स्टेट मैंने इलेक्ट्रिकल करंट डिपेंड अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो चीज़ का आंसर ऑफ कोर्स क्या हो गया, ऑल ऑफ दीज। टॉपिक चैप्टर हम पढ़ते हैं तो उसकी एक एक एमसीक्यूज, चाहे वो थ्योरेटिकल हो न्यूमेरिकल हो, सारी हम कर किसी भी एम के टी गेट में आए पोस्टमार्टम करते हुए चलना है। बैटरी इज मेड अप ऑफ सम इलेक्ट्रोलाइटिक एंड इलेक्ट्रोड्स, ओके जी, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ EMF एंड hence when this current flow the battery it encounters some resistance by electrolyte present between the two electrolyte. This resistance is known as dash of battery। यानी कि यार जब बैटरी मेल्ट हो रही है इलेक्ट्रोलाइट के, ठीक है जी, ये भी समझ में आ गई, इलेक्ट्रोड प्रोडक्शन EMF हो रहा है तो करंट भी है, ठीक है जी, तो इट इनकाउंटर सम रेजिस्टेंस, अच्छा जी, बाय इलेक्ट्रोलाइटिक प्रेजेंट बिटवीन इट टू इलेक्ट्रोड। तो ये रेजिस्टेंस क्या कहलाती है, क्या इसको रेजिस्टेंस कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी? तो इसका करेक्ट आंसर है इंटरनल रेजिस्टेंस। जो जिस तरह यह कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल है इंटर में तो आपको तसव्वुर भी नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा हार्ड कॉन्सेप्ट है और बड़ा मज़े की चीज़ होती है ये, ठीक है जी, बहुत मज़ेदार पढ़ाई होती है। आप इंटर की निस्बत यहाँ बहुत डेप्थ में आपको पढ़ना पड़ता है और इंटर अब आपके लिए बच्चों वाला हो चुका है। देखो ये एक सर्कल होता है तो इसका क्या कहलाता है, डायमीटर, और डायमीटर का हाफ क्या कहलाता है, रेडियस। सर ये बताने के लिए कि रेडियस और डायमीटर होते क्या है, वेल एक बात तो हमने आज आपको बताई थी कि जो नई रेजिस्टेंस होती है वो L² टाइम ज़्यादा होती है पुराने रेजिस्टेंस से। अब रेडियस से क्या रिलेशन होगी, तो रेडियस के इन्वर्सली R की पावर 4 से होती है। जो रिलेशन रेडियस से होती है वही डायमीटर के सबसे होती है। यानी अगर रेडियस R था और वो 2R हो जाए तो रेजिस्टेंस R से कितनी हो चाहिए, हाँ चाहिए, बड़ा सा ने इस स्मॉल r की जगह 2 रख देंगे, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितनी होती है, 16। दिस रिजल्ट इज R/16। बायो वाले देखो 3 की पावर 4 81, 4 की पावर 4 256, ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल में आती है। ओके यार बहुत प्यारा सवाल बन गया था ये। तो कल को सवाल होता कि जी रेजिस्टेंस R है और डायमीटर D है, ठीक है, डायमीटर 3 टाइम बढ़ गया, तो मैंने कहा था रेडियस और डायमीटर वो सेम रिलेशन है, यानी पावर 4 वो भी इनवर्स, तो 3 की पावर 4 अभी तो पता है कितनी होती है, 81, तो रेजिस्टेंस क्या होगी, 81 टाइम बढ़ेगी या कम होगी, कम होगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है क्या नहीं बच्चों। अब वो ये भी कर सकते हैं कि R की कोई वैल्यू दे देते हैं कि भाई रेजिस्टेंस 16 है, ठीक, शुरू में रेडियस हमने डबल कर दिया, तो नई रेजिस्टेंस क्या होगी जी, 16 को 16 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा मेरे भाई। ऐसे यहाँ भी कर सकते हैं कुछ। इनिशियल रेजिस्टेंस कहते हैं 810 थे, 810, डायमीटर 3 टाइम बढ़ गया तो रेजिस्टेंस क्या होगी, 810 को 81 से डिवाइड कर दें, क्या रह जाएगी, बहुत लश हो गया, बहुत आसान। तो यार ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल बन सकते हैं, आए हैं पेपर में। अब जैसे कि एक पेपर में आया था डॉटेड में, इनिशियल रेजिस्टेंस उन्होंने कहा थी 5 और रेडियस जो है वो अब की दफ़ा हाफ हो गया, डबल नहीं हुआ, हाफ हो गया। तो ये थोड़ा और से देखो रिलेशन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब टॉयज हुआ था तो 2 की पावर 4 हमारा 1/16 हो गया था, लेकिन अब हाफ हो रहे हैं तो क्या होगा, देखो थोड़ा और से सोचो, बायो वालों के लिए इसलिए समझा रहा हूँ, लिखने वाले तो फौरन पढ़ लेते हैं जी, 2 की पावर 4 यानी 16 टाइम बढ़ जाएगी। सो डेयर इनिशियल रेजिस्टेंस अगर 5 थी तो क्या हो जाएगी, 16 5 यानी 80 ओम्स, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन इन कॉन्सेप्ट पे भी आएंगे, इस चीज़ पे भी आएंगे, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये भी कर सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू के पे रेजिस्टेंस 2 मीटर था 1 मीटर हो गया, 2 मीटर से 1 मीटर हो निकल, अब क्या है कि हाफ हो गया। जब हाफ हुआ तो रेजिस्टेंस कितना टाइम बढ़ेगी, 16 टाइम बढ़ेगी,
तो इसको तो देखो जब आप करोगे सवाल को घर पे वीडियो मौजूद है, 3 बार 4 बार इस टाइप के क्वेश्चन। अगर मैं किसी पे ज़्यादा जोर दूँ तो इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करना। और अगर आप एमकेट वाले हो तो कैलकुलेशन के लिए इन्हीं क्वेश्चन को बार बार देख लो। एक और करवा देते हैं, रेजिस्टेंस शुरू में 2 थी और डायमीटर जो है वो 3 टाइम्स कम हो गया। कितने टाइम्स कम हुआ? 3 टाइम्स। सो 3 की पावर 4 81 होती है। अगर देखो 3 टाइम बढ़ता तो 81 टाइम कम होती, लेकिन 3 टाइम कम हो रहा है तो अब 81 टाइम बढ़ जाएगी। 62 81 को 275 का 160। और वो ऐसे नहीं सकते कि भाई डायमीटर 30 था अब 10 रह गया। 30 से 10 होने का मतलब क्या है कि 3 टाइम्स कम हुआ। घुमा के तो कैसे भी दे सकते हैं, कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए बच्चों को, ठीक है। तो ये अगर औसम कॉन्सेप्ट में निकल रहा तो इंशाल्लाह एफटी तो कुछ भी नहीं है फिर आपके लिए। प्यारा सवाल है कि वायर ऑफ रेजिस्टेंस इज स्ट्रेच टू डबल देन रेजिस्टेंस। देखिए ये बहुत अहम ट्रिक है मेरी। आर डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल स्क्वायर आर के। अब देखिए लेंथ डबल कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ये 4 टाइम्स हो जाएगा। लेंथ 3 टाइम्स करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए ये सवाल ऐसे भी आ चुका था कि लेंथ हमने 5 से 20 की, 5 से 20 करने का मतलब है कि 4 टाइम्स कर दी। और अगर लेंथ 4 टाइम करिए तो रेजिस्टेंस कितने टाइम बढ़ेगी भाई? 4 का स्क्वायर 16 टाइम। ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। फ़र्ज़ करें लेंथ 3 से 9 हो गई, 3 से 9 होने का मतलब क्या है, यानी कि L से 3 L भाई 3 टाइम बढ़ गई ना, तो रेजिस्टेंस कितने टाइम बढ़ जाएगी? 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स। बहुत प्यारा सवाल है। एक और ऐसे ही प्यारा सवाल है, सर्टेन एक्सरे टेबल रिक्वायर अ करंट ऑफ 7 मिली एम्पेयर एट अ वोल्टेज ऑफ 80 किलो वोल्ट, द रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड इन वॉट इज। 7 मिली एम्पेयर करंट है, वोल्टेज 80 वॉट है और पावर पूछ रहा है। तो वेल पावर का फार्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज 80 किलो, किलो का मतलब है 10 की पावर 3, और करंट मिली एम्पेयर में दिया है, मिली का मतलब होता है 7 इंटू 10 की पावर -3। ये देखें मेरे भाई 7 मिली एम्पेयर और 80 किलो वाट। तो यार ये 10 की पावर +3 और -3 तो आपस में लड़के मर जाएंगे। 87 सा कितना होता है 560, तो आंसर हो जाएगा 560। वेरी लेंथ और रेडियस अगर दोनों चेंज हो तब रेजिस्टेंस की रिलेशन क्या होगी? देखो ये L/r²r, मतलब समझोगे किसी की रेजिस्टेंस बढ़ गई 5, लेंथ बढ़ गई 5 टाइम, रेडियस बढ़ गया 2 टाइम्स, तो रेजिस्टेंस कितने टाइम्स इंक्रीज होगी? तो वैन ऊपर L है 5 लिख दो, नीचे r का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 5/4। और बड़ा प्यारा सवाल आया था, उसमें इन्होंने दिया था कि लेंथ बढ़ी है 18 टाइम, रेडियस बढ़ा है 3 टाइम्स। सो यहाँ देखो लेंथ की जगह 18, नीचे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 18/9। अब ये भी तो कर सकते हैं कि इनिशियल रेजिस्टेंस 5 है, हमने लेंथ 18 टाइम बढ़ाई, रेडियस 3 टाइम बढ़ाया, तो नई रेजिस्टेंस क्या हो गई 5 2 सा 10 हो जाएगा। कौन सा मुश्किल का? अगर कॉन्सेप्ट आपके बने हुए हैं तो हम बैंड बजा दोगे हर सवाल का, वरना अपना बच जाएगा। कॉन्सेप्ट की मार मारो क्वेश्चंस को। एक बार सवाल आया था, लेंथ बढ़ गई 3 टाइम्स, ठीक है जी, L से 3 L हो गई, और रेडियस बजाय बढ़ने के हाफ हो गया। अब क्या होगा? कुछ और से देखो, लेंथ बढ़ी 3 टाइम्स, रेडियस हाफ का भी स्क्वायर, वेल हाफ का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 4 12, कितने टाइम बढ़ जाएगी? 12। यानी यार 5 है तो 12 5 60 हो जाएगी, 3 3 तो 12 3 36 हो जाएगी मेरे भाई। तो बहुत आएंगे क्वेश्चन में, ठीक है। Carrying current of 1 ampere is drawn from battery for 1 second. How much charge flow through circuit in this time? Find also the number of electron flowing during this time. आपकी बुक में भी इससे मिलता जुलता एक सवाल है, और पास से पढ़ने तो बहुत आएंगे क्वेश्चन। साम मेडिकल इंजीनियरिंग हिस्ट्री में Q = IT, ये हमारे पास फार्मूला होता है IB1 TB1, 1 1 सा 1 हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा होते हैं Q/E, Q को E से डिवाइड कर दें। सो मेरे भाई
Q आपका 1 है, E जो है 1.6 इंटू 10⁻19 ये ऊपर जाके प्लस 19। अब देखो ये कैलकुलेशन हमेशा ये ले ही याद रख लो कि जब करंट 1 एम्पेयर और टाइम 1 सेकेंड है तो नंबर ऑफ चार्जेस होंगे 6.25 इंटू 10⁻18, क्योंकि आगे हमें इसे शॉर्टकट के तौर पे यूज़ करते हैं। शॉर्टकट फार्मूला क्या बन जाएगा, n = 6.25 इंटू 10⁻18 IT। I से मुराद करंट, T से मुराद टाइम। करंट जैसे कि 10 एम्पेयर आएगी, 10 रख दो, 2 मिनट है, 2 को 60 से मल्टीप्लाई करो 120, T की 120 पुट कर दो और बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कुछ सवाल होते हैं ना आवे ही आवे, तो इस पर लिख लीजिएगा आवे ही आवे। बहुत न्यूमेरिकल करेंगे, कभी करंट 4 एम्पेयर कर देंगे, टाइम 1 मिनट कर देंगे, ये रिजल्ट आपको हमेशा याद होना चाहिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन